नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस अंक के साथ ताना बाना के 3 महीने पूरे हो गए हैं। हालांकि इस तरह की पत्रिका के लिए ये अवधि कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस दौरान आपका जो सहयोग और प्रेम मिला है उसके लिए हम आभारी हैं और इसने हमारा ये विश्वास पुख्ता किया है कि इस तरह की सामग्री की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हम ये भी स्वीकार करते हैं कि ताना बाना विशाल दर्शक वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहा है और इसके लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप ताना बाना के बारे में लोगों से बातचीत करें और बड़े पैमाने पर इसे शेयर भी करें। इस छोटी सी गुजारिश के साथ पेश है आज का ताना बाना। आज ताना बाना में आप देखेंगे आत्मकथा लेखन में कितनी ईमानदारी होती है, इस मुद्दे पर बहस। और इसमें हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राम शरण जोशी, लेखक शिवराज सिंह बेचैन और लेखक एवं आलोचक सुधा सिंह। वरिष्ठ कथाकार मीरा कांत के कहानी संग्रह ताले में शहर की समीक्षा करेंगे प्रोफेसर अपूर्वानंद। वीडियो स्तंभ ना काहू से बैर में ज्ञान चतुर्वेदी सुनाएंगे जंगल और सर्कस के शेरों के बीच का संवाद। बहुचर्चित किताब बुक थीफ पर पत्रकार लेखक प्रियदर्शन की टिप्पणी और अंत में सुपरिचित कवि विजय विशाल का कविता पाठ। सोचिए, अगर कभी सर्कस और जंगल के शेर आपस में मिल जाएं तो उनके बीच क्या बातचीत होगी, उनका नजरिया क्या होगा और उनका अंदाजे बयां क्या होगा। ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने स्तंभ में उनकी बातचीत के जरिए उजागर कर रहे हैं विकास की विडंबनाओं को। तो आइए देखते हैं ना काहू से बैर। रचना का शीर्षक है जंगल में सर्कस में बदलता जंगल। ये दो मैंने अभी व्यंग में कई बार आप जो मेटाफर लेते हैं, जंगल का मेटाफर लिया है। वास्तव में अभी क्या हुआ, मुझे एक दोस्त मिला, वो डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका चला गया था। मुझसे बड़ी सहानुभूति प्रकट करने लगा कि यार तुम कहाँ यहाँ हिंदुस्तान में रह गए, तेरे को तो वहां होना था यार, कैरियर बन जाता, तू इतना होशियार था, तू गोल्ड मेडलिस्ट था, तू कहाँ चला गया, तू यहाँ जिंदगी क्यों वेस्ट कर रहा है। तब मुझे सर्कस का शेर याद आया। तो रचना यहीं से शुरू होती है कि जंगल के शेर को एक बार सर्कस का शेर मिल गया। और बॉस कैसा चल रहा है तुम्हारे जंगल में? सर्कस के शेर ने जंगल के शेर से पूछा। जंगल का शेर बेचारा क्या कहे, जंगल में क्या होगा साहब, वही पेड़ जहाँ जो है वहाँ है, जहाँ छोड़ गए थे तुम वही है, वही हवा है, झाड़ियाँ हैं, घास है जो रौंदी जाती है, बाकी हम सब जानवर हैं। वही जीवन जानवरों वाला जो हमारे बाप दादाओं ने जिया, वही जीवन, वही जंगल। अब सर्कस का शेर मुस्कुराता हुआ सब सुन रहा है। सर्कस का शेर ऐसा कि जिसने देख रखी है सारी दुनिया, घूमा है ट्रकों पर, पिंजरे में लदे लदे यहां से वहां, सारा जहां घूमा है उसने। राजमार्गों की चौड़ी रपटीली सड़कें, शहरों की उजियारी रातें, रोशनियां, चमक दमक, आराम की जिंदगी, खाओ मुटाओ, खेल दिखाओ, इनाम इकराम बटोरो, दिखो शेर जैसे, काम करो कुत्तों बंदरों और भालू जैसे। सर्कस के शेर ने जमाना देखा है। यार अभी तक रोड नहीं बनी जंगल में, अभी तक रोड नहीं बनी जंगल में। सर्कस के शेर ने भर्त्सना से आश्चर्य और अहम के अंदाज में पूछा। देखिए क्या जवाब दिया जंगल के शेर ने। उसने कहा जहां जहां रोड बन गई वहां जंगल खत्म हो गए हैं मित्र। जंगल के शेर ने बताया, रोड आती है तो जीपें आती हैं, जीपें आती हैं तो शिकारी आते हैं, जीपों में ठेकेदार आते हैं, प्लॉट काटने वाले आते हैं। जंगल में रोड का आना जंगल को खा जाता है। सर्कस का शेर हंसा। यार तू जंगल के विकास के खिलाफ लगता है। जरा सोच, जंगल में जगह जगह रोड बन जाएं तो जंगल के जानवरों का जीवन कितना सुविधापूर्ण हो जाए, कितना आसान हो जाए। आराम से घूमें फिरें, रोड पर एक दूसरे का पीछा करें। भाई हमें तो यही लगता है, हमें तो यही लगता है कि सुविधाजनक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही इस पर जंगल के शेर ने कि पिंजरे में सुरक्षित बैठकर
जो चिंतन किया जाता है वो ऐसा ही होता है सरकार, जैसे आपका है। तो क्या सर्कस के शेर ने इसका बुरा माना? नहीं साहब, वो इतना सीख गया, इतना टैक्टफुल हो गया है, वो हंस कर रह गया केवल। फिर उसने कहा, यार तुम पिंजरे के इतने खिलाफ क्यों हो? समझाने लगा वो, क्या बुराई है पिंजरे में बताइए? एक किस्म का प्रॉमिसिंग सा अच्छा कैरियर है ये। एक प्रॉमिसिंग कैरियर किसी भी एंटरप्राइजिंग शेर के लिए अच्छा तो है। क्यों जंगल में मारे मारे फिरे? मांद के खुरदरे सीलन भरे फ्लोर पर लेटकर क्यों हम दिन गुजारें? दिन रात क्यों हम हिरन और खरगोश तालाब में भागे भागे फिरें? क्यों ना एक समझदार शेर 2-4 छोटे मोटे आइटम सीखकर सर्कस का कैरियर अपनाए, सर्कस का शेर बन जाए। इसमें क्या बुरा है? बुरा क्या है बताओ, बुरा क्या है? तुम में मेरे में देखो ना, बुरा क्या है अगर मैं सर्कस का शेर बन गया तो? जंगल के शेर ने पूछा, इसमें जंगल कहाँ है मित्र? यार ये क्या बात हुई? शेर ने कहा, देखिए जब कैरियर की बात हो तुम तो फालतू भावुक होने लगे। तुम जंगल कहाँ है, जंगल कहाँ है, ये क्या बोलते हो? जब कैरियर की बात आए तो भावुक होने से काम नहीं चलता। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, दुनिया गड्ढमड्ढ हो गई है। आदमियों से सीखो। हिंदुस्तान का आदमी अमेरिका से लगाकर कहाँ कहाँ भाग रहा है कैरियर के लिए, वो तो नहीं रोता इसमें हिंदुस्तान कहाँ है। अरे जंगल अगर कैरियर बनाना है तो जंगल तो छोड़ना पड़ता है ना। पर जंगल के बिना शेर ही क्या, उसकी आइडेंटिटी क्या? यार तुम फालतू ही सेंटिमेंटल हो जाते हो। मैं तुम्हें भावुक जंगली कहूं तो बुरा मत मानना। मैं तुमको सलाह देता हूं, तुम समझो बात को, सर्कस को ज्वाइन कर लो। सच्ची बहुत बढ़िया जॉब है। फिक्स ड्यूटी आवर्स, टाइम पे बढ़िया मांस मच्छी, नहलाने टहलाने वाले सेवक, डॉक्टरों का इंतजाम। बस तनिक रिंग मास्टर के कोड़े से एडजस्ट करना पड़ता है, बस फिर तो क्या है। वरना जंगल में क्या धरा? कहां तुम जंगल में पड़े हो? जंगल से क्या मिलता है? जंगल के शेर ने कहा, जंगल शेर को उसकी पहचान देता है। शेर को जंगल से अलग काट दो तो मात्र कर्तव्य दिखाने वाला एक दयनीय मस्खरा बन के रह जाता है। अब सर्कस के शेर को गुस्सा आया। वो आ गया अपनी वाली पर, बोला, यार तुम बुढ़ा गए हो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे शावक बड़े हो गए। तुम्हारे जंगल राग को वो आदिम राग मानते हैं। तुम्हारे बच्चे सर्कसों के चक्कर लगाते हैं, मेरे पिंजरे में झांक कर जाते हैं, रातों में रिरियाते हैं कि हमें तो यहीं कहीं लगवा दो सरकार। कौन घूमे जंगल में, कौन भटके पेड़ दर पेड़, कौन भागे हिरणों चीतलों के पीछे, कौन रहे जंगल और बियाबान के दरिद्र में। तुम्हारे सेवक कहते हैं, देखते हैं यहाँ पर तो कहते हैं, ओह सर्कस में तो कितना प्रकाश, कैसी लपझप करती बत्तियां, कैसी बढ़िया मोटे तल्ले वाले पिंजरे, कैसी बढ़िया बढ़िया जंजीरें, कैसे लपलपाते हंटर जो चोट कम पहुंचाते पर आवाज जोरदार करते हैं। शेरों की नई पीढ़ी पूरी तुम्हारी सर्कस के मैनेजरों के तंबू के सामने लाइन लगाए, अपनी गुलाटी मारने का बायोडेटा लिए, अपनी दहाड़ का ऑडिशन कराने के लिए चिरौरी करते खड़ी है, और तुम जंगल जंगल का रोना रोते हो। हद है यार। फटकार लगा रहा है सर्कस का शेर और चुपचाप खड़ा है जंगल का शेर कि शायद पूरा जंगल ही एक बड़े सर्कस में तब्दील हो गया है। आत्मकथा लेखन एक विवादास्पद विधा रही है। कभी व्यक्तियों और प्रसंगों की वजह से विवाद उठते रहे हैं, तो कभी उत्तेजनात्मक सामग्री परोसने या उसे बिकाऊ बनाने के हथकंडे आजमाने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार तो आत्मकथाएं आत्मप्रचार का साधन बनते हुए भी दिखाई दी हैं। लेकिन आत्मकथाओं की सबसे बड़ी कसौटी होती है कि लेखक ने उसमें कितनी ईमानदारी बरती है। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और उसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार राम शरण जोशी, वरिष्ठ लेखक शिवराज सिंह बैचैन और वरिष्ठ लेखिका एवं आलोचक डॉक्टर सुधा सिंह।
सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है ताना बाना में। पहला सवाल राम शरण जी आपसे है। ये माना जाता है कि आत्मकथा में ईमानदारी सबसे बड़ी कसौटी है, लेकिन ये किसी भी लेखक के लिए बड़ी चुनौती होती है। बहुत साहस की जरूरत पड़ती है, उसे अपनी भी चीर फाड़ करनी पड़ती है, अपने मित्रों परिजनों की भी चीर फाड़ करनी पड़ती है, बहुत सारे गोपनीय तथ्य उजागर करने पड़ते हैं। तो ऐसी कितनी आत्मकथाएं हमारे यहाँ लिखी जाती हैं जो जिन्हें हम ईमानदारी की कैटेगरी में रख सकते हैं। देखिए आत्मकथाएं ईमानदारी के साथ लिखी गई है तो कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मैंने लिखी है इसलिए अपनी आत्मकथा मैं बोनसाई अपने समय का उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आत्मकथा लिखना जितना सहज सरल सुबोध है, लेकिन उतना ही दुस्साहसिक है। इसमें जहाँ आपको स्वयं के साथ साक्षात्कार करना पड़ता है, वहीं समाज के साथ भी साक्षात्कार करना पड़ता है। निजी वृत्त को लोक वृत्त से जोड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खाली आत्मकथा एक व्यक्ति की नहीं होती है मेरी दृष्टि में। क्योंकि व्यक्ति समाज में होता है, समाज एक खास समय में होता है, तो व्यक्ति, समाज, राज, ये तीनों चीजें, चारों चीजें मिलकर के एक सच्ची आत्मकथा को सामने रखती हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सच्चाई की बात, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। मैं यहाँ गांधी जी को बीच में लाना चाहूंगा। गांधी जी ने शुरू में ही एक बात कही कि मैं सत्य के साथ जो प्रयोग कर रहा हूं वो मेरे निजी हैं, अपने हैं। मैं ये नहीं कहता कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसे स्वीकार करे। अगर उसे स्वीकार करता है, उसके अनुसार चलता है तो ये उसकी है, लेकिन मैं इसे थोपना नहीं चाहूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक जगह ये बात कही, क्योंकि उन्होंने 30s के बाद कोई आत्मकथा का विस्तार नहीं किया, और उन्होंने ये कहा कि अब मैं इससे आगे आत्मकथा नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा वो भी उन्होंने बतलाया कि अब इसके आगे अगर आत्मकथा लिखता हूं तो मेरी एक तो राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, दायरा बढ़ता जा रहा है, और उसमें मुझे कुछ ऐसे अप्रिय बातें लिखनी पड़ेंगी जिससे हो सकता है मेरे मित्रों को वो कि विपरीत जाती हो, तो इसलिए मैं इसके आगे नहीं लिखूंगा। इसका मतलब कि उन्होंने स्वीकार किया कि आत्मकथा जब समाज से जुड़ना चाहती है तो उसमें स्वयं से ऊपर हट करके जो अपना जो सामाजिक दायरा होता है, उससे जो आपकी मित्र हो या तत्कालीन राज सत्ता हो, उन सबको दायरे में लाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने हमेशा ये स्वीकार, ये एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए मैं और उपमेय, एक मैं होता है और उसके साथ साथ अनेक उपमेय होते हैं। यानी व्यक्ति हमेशा जब से लिखना शुरू किया और अंत तक वो एक नहीं होता, उसमें कई सारे उपमेय समाये रहते हैं। तब कौन सा उपमेय सक्रिय और उभर जाए ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आत्मकथा में बुनियादी शर्त है ईमानदारी, स्वयं के साथ और समाज के साथ, दोनों के साथ। अगर आप ईमानदारी बरतते हैं तो निश्चित ही हमारी ये आत्मकथा सशक्त होगी। इस दृष्टि से ये रूसो की आत्मकथा बहुत मशहूर है। मैं आपके ये बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा, वो भी एक जबरदस्त महत्वपूर्ण है। बर्ट्रैंड रसेल की आत्मकथा को आप ले लें, या ये इसको नेल्सन मंडेला की एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जबरदस्त आत्मकथाएं हैं। और हिंदी के अंदर भी हैं, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र की एक आत्मकथा है जो जबरदस्त ईमानदारी के साथ लिखी गई है। और मेरी आत्मकथा कैसी है ये तो आप लोग तय करेंगे। हाँ, लेकिन इतना है कि 99% मैंने ईमानदारी से हम लोगों ने लिखी। जी शिवराज जी, ये दलितों की बहुत सारी आत्मकथाएं आई हैं जो कि
जिनको पढ़ने से लगता है कि ये बहुत ईमानदारी से लिखी गई आत्मकथाएं हैं। उनका अपना दर्द, समाज का दर्द पूरी तरह से उन्होंने उनमें उड़ेल के रख दिया है। तो एक तो दलित लेखन की पहचान एक समय आत्मकथाओं से ही बन गई थी, बाकी बाद में और भी तरह की चीजें आई और वो विस्तार पाती गई। लेकिन अगर आत्मकथाओं के संदर्भ में केवल दलित लेखन नहीं, तमाम आत्मकथाएं जो लिखी जाती हैं हिंदी में खास तौर पर, हमने बहुत सारी आत्मकथाओं को देखा आत्म प्रचार की भूख या विवाद खड़ा करने की प्रवृत्ति या अपनी आत्मकथा को पॉपुलर बनाने की एक चाह, ये सब शामिल होती हैं आत्मकथा लेखन में। आपका क्या नजरिया है? मुकेश जी, ऐसा है कि आत्मकथाकार भी एक मनुष्य ही होता है और मनुष्य में ये दुर्बलताएं स्वाभाविक हैं कि वो प्रचार भी चाहता हो या उसमें और कई तरह की कमजोरियां हों। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आत्मकथा, जैसा कि जोशी जी बता रहे थे, कि वो एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं होती है और वो चाह कर भी व्यक्ति की आत्मकथा नहीं लिख सकता कोई व्यक्ति। अनचाहे भी उसका परिवेश, उसका समाज, उसके संस्कार और उसके अनुभव में जो उसके बाहर की चीजें हैं वो आ जाती हैं। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि आत्मकथा के साथ जो कथा शब्द जुड़ा हुआ है, उससे मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि ये कथा जब हमने कहा तो इसका मतलब कि कुछ कल्पना भी है उसमें, और कल्पना जो है वो यथार्थ से बाहर नहीं हो सकती और कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि जिसको पाठक पहचान न पाए। जहां तक प्रश्न है इसमें ईमानदारी का, तो अगर लेखक बेईमानी भी करता है तो आत्मकथा में ऐसी गुंजाइश होती है, अगर हमारे पास पढ़ने की एक दृष्टि हो, उसे पहचानने की दृष्टि हो, तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये सत्य नहीं कहा गया है, क्योंकि समाज में वो स्थितियां मौजूद होती हैं। और जो आत्मकथाओं के अच्छे अध्येता रहे हैं या हैं और जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करते हैं जो जिसमें से आत्मकथा निकल कर आती है। यानी दलितों की आत्मकथा अगर दलित समाज की कहानी कह रही है तो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं, उस समाज के अंदर जाके उसको वेरीफाई करना होगा, जांच करनी होगी, देखना होगा कि जो लेखक कह रहा है वो अब है या नहीं है लेखक, क्या वैसे हालात अभी मौजूद हैं या नहीं है। तो वहां जाएगा, स्थान पर लोग से मिलेगा तो उसी कर सकता है। तो ये ईमानदारी के लिए ये बात है कि अगर कोई आत्मकथा में बेईमानी करता है तो मुझे नहीं लगता उसे संतोष मिल जाए। उसको अपनी अगर जो भी है आत्मा है या जमीर है वो उसे जरूर कचोटेगा। वो कहना ही सच चाहता है, इसीलिए वो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर, लेकिन उसमें यह है कि हालातों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो कितना सच रोकता है और कितना सच लिखता है, ये अलग बात है। सारा कहने कर उसकी नहीं है और कई सच संग भी पैदा करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। दया पवार की आत्मकथा 1960 में आई और काफी चर्चा हुई, बहुत सारे अनुवाद हुई है, सब लोग जानते हैं। लेकिन दया पवार ने मुझे एक इंटरव्यू में बताया था, यहीं दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल में, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, इत्तेफाक से उसी दिन मैं एक इंटरव्यू भी किया जो सहारा में छपा था। उन्होंने एक बात बताई थी और उस घटना की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया कि वो जब विद्यार्थी थे और किसी लड़की को प्रेम करते थे तो उन्होंने प्रसंग को अपनी लिख दिया, और फिर हुआ कि जब की शादी हुई और वो पता के ससुराल वालों ने पढ़ी तो उस लड़की को त्याग दिया, और फिर उसके बाद पंचायत हुई और उसमें दया पवार ने कहा कि ये मेरा जज्बाती रिश्ता था और इसमें भावुकता के अलावा और कुछ नहीं है, और मैं जब इसकी शादी हो गई हम लोगों, ये मैं बहन भाई का रिश्ता मैं मानता हूँ। ये सार्वजनिक रूप से कहा, समझाया गया, तब वो जो है वो उसका समाधान हुआ उस समस्या का। तो आत्मकथा लिखने के अपने जोखिम है शिवराज जी, मैंने समझ लिया। बारे में
जी, अपने जोखिम है, लेकिन जो आत्मकथा लिख रहे हैं सुधा जी, उनको ये जानना चाहिए कि उन्हें निर्मम होना पड़ेगा अपने प्रति भी, और सच को ईमानदारी के साथ रखना पड़ेगा, अन्यथा वो न लिखे आत्मकथा, वो कहानी लिखे, किससे उपन्यास लिखें, आत्मकथा ही क्यों लिखना है? जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से। और ये सही है कि सारी दुर्बलताएं मनुष्य में ही होती हैं, मनुष्य ही दुर्बलताओं का केंद्र है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि अगर आप आत्मकथा लिख रहे हैं तो आत्मकथा कमजोरियों को बताने का नाम नहीं है, बल्कि कमजोरियों पे पार पाने का नाम है। एक्सेल करना होता है, बताने के लिए हम नहीं बताते। और अगर केवल बताने के लिए बताई जा रही हो कोई चीज, तो उसका बहुत सामाजिक तौर पे कोई बहुत बड़ा मूल्य भी नहीं बनता। और ध्यान रखना चाहिए कि आत्मकथा अंततः सब्जेक्टिव होती है, यानी लेखक एक वह जो लिख रहा है, जैसा कि जोशी जी ने कहा कि वहां मैं भी कई तरह के होते हैं। तो एक लेखक खुद सब्जेक्ट है और दूसरा लेखक खुद कर्ता है जो उस सब्जेक्ट को रच रहा है। तो इस कर्ता और सब्जेक्ट के बीच की दूरी जितनी कम होगी, आत्मकथा का सौंदर्य और आत्मकथा की ईमानदारी उतनी ही निखर कर आएगी। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे समय में ईमानदारी की तलाश कर रहे हैं, चूंकि आत्मकथा की विधा ही इस चीज पर खड़ी है, तामीर है कि जो कुछ कहा जाएगा सच कहा जाएगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम बहुत कम आत्मकथाओं में सच का लेश पाते हैं। आत्मकथा अंततः एक कईयों को तो ये साहस ही नहीं होता कि वो सीधे सीधे शब्दों में अपनी कथा कह दे। कईयों ने कहानी, उपन्यास इत्यादि का सहारा लिया है आत्मकथात्मक चीजों को लिखने के लिए। और ऐसा नहीं है कि अभी ये 20 साल, 2 दशक पहले से 3 दशक पहले से आत्मकथा लेखन की बाढ़ जो आई हुई है, और पहले आत्मकथाएं नहीं लिखी गई, खूब लिखी गई आत्मकथात्मक अभिव्यक्तियां रही हैं। लेकिन सिलसिलेवार कोई स्वयं को सब्जेक्ट बनाकर, विषय बनाकर जो आत्मकथा आई, वो इधर की देन है। ये पिछले जो अस्मितावादी जो उभार हैं उसकी देन है। तो ये देखना चाहिए कि आखिर इन अस्मिताओं ने, जिसमें पुरुष, स्त्री, अल्पसंख्यक, दलित, विभिन्न धर्म, भाषा इत्यादि के लोग शामिल हैं, ये आत्मकथा लिख रहे हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है? केवल विरेचन, अपने दुखों का विरेचन, उसको बताना। जैसे मुक्तिबोध ने कहा कि दुखों को तमगे सा पहन लिया। तो अगर आप दुखों को तमगे सा पहन लेते हैं और उससे कुछ सीखते नहीं, आगे के शब्दों में कि दुख जिसे मिलता है उससे यह ज्ञान भी होता है कि अन्यों को वह दुख से मुक्त रखे। एक ऐसा वातावरण बनाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट करे कि जो जनतंत्र और सबकी समानता, सबके लिए बराबरी और न्याय की बात करे। केवल शब्दों और लेखनी में नहीं, कर्म और व्यवहार में भी। आत्मकथा चूंकि आत्म का उद्घाटन है, सेल्फ का उद्घाटन है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जब स्त्रियां आत्मकथा लिखती हैं तो उनके दृष्टिकोण और नजरिए में पुरुष के दृष्टिकोण और नजरिए से काफी बड़ा भेद होता है। पुरुषों के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए एक बहुत बड़ा संसार है, उनकी गरीबी भी उनके लिए उपलब्धि है, उनके साथ हुआ ऑपरेशन यानी रिप्रेशन भी उनके लिए उपलब्धि है। लेकिन स्त्रियां तो रिप्रेस्ड हैं, और इसके बावजूद स्त्रियां अपनी गरीब। आत्मकथाओं का जिक्र करना चाहेंगी क्या इस संदर्भ में, जहां स्त्रियों की आत्मकथाओं की बात कर रही हैं आप? वहां क्या मैत्री पुष्पा की आत्मकथा या दूसरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी ही विपरीत और संघर्षशील स्थितियों में मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। उनका बचपन जो है वो अपने पिता की छाया के बगैर गुजरा, और उन्होंने उसको एक दूसरे परिवार में अपना पूरा जीवन शुरुआत का गुजारा, और वहां से वो कैसे सशक्त बनी, इसकी कहानी उन्होंने कही है। और इसी बिंदु पर मैं आना चाहती हूँ। सिर्फ मैत्री पुष्पा क्यों, सुमित्रा महरौल जो अभी हालिया जिनकी आत्मकथा मैंने पढ़ी है, डॉक्टर प्रभा भी काफी जी अन्या से अनन्या, डॉक्टर प्रभा खेतान वो मेरी मित्र रही हैं और मैं बहुत निकट से जानती हूँ। जी बिल्कुल।
मैं प्रभा खेतान और बाकी अन्य लोगों का जिक्र न करके सुमित्रा महरौल का जिक्र इसलिए कर रही थी कि अभी अद्यतन उनकी आत्मकथा आई, टूटे पंखों से परवाज तक, और ये एक विकलांग स्त्री की आत्मकथा है। और प्रभा खेतान की आत्मकथा भी अपने आप में बहुत बोल्ड आत्मकथाओं में गिनी जाती है, अन्या से अनन्या तक। लेकिन उसकी कुछ चीजें जो मैं बराबर प्रभा जी से भी कहती रही, और सामने आमने की बात में भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया। जिस तरह से डॉक्टर साहब के प्रति उनका आग्रह बना रहता है और उनके अत्याचारों को भी वो झेलती हैं, और खुद लिखती हैं कि जितने आंसू मैंने डॉक्टर साहब के लिए गिराए, अगर उसका अर्धांश भी मैं अपनी लेखनी को देती या अपने व्यवसाय को देती तो कहां से कहां पहुंचती। तो मैं जिस चीज, या फिर पिंजरे की मैना जो चंद्रकिरण सौंदरेक्सा का नॉवेल है, आप इनको पढ़िए, आत्मकथा है, इनको पढ़िए। इस पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि किस तरह से स्त्री की दुनिया पुरुषों के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती हुई खत्म हो जाती है। यानी उनकी आधी से अधिक ऊर्जा घर के विपरीत माहौल में। सुधा जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्त्रियों की जो आत्मकथाएं आ रही वो ज्यादा ईमानदार हैं? मैं इस लिहाज से इस बात को कहना चाहती हूँ, ये सवाल स्त्रियों की आत्मकथा ज्यादा ईमानदार है या अन्य जो सेक्शन हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, वे जो लिख रहे हैं उनकी आत्मकथा ज्यादा ईमानदार, इसका नहीं है, इस तुलना का नहीं है। सवाल है कि अनुभूति की प्रामाणिकता जो ईमानदारी का आधार है ना, वो स्त्रियों के यहाँ शुरू से ही लेखन के केंद्र में अनुभूति है। और इन स्त्रियों का जो संघर्ष है, अगर आप देखें तो पुरुषों की आत्मकथा में जहां वो संघर्ष बाहरी ज्यादा और भीतरी कम है, स्त्रियों का संघर्ष भीतरी भी है और बाहरी भी है, दोनों मोर्चों पर है। तो इस लिहाज से स्त्रियों के लिखे को, हालांकि जैसा कि बेचैन जी ने कहा कि आत्मकथा अंततः एक बनावट ही है, लेखन ही है, और लेखन में कलात्मकता ना हो तो वह सधती नहीं है। तो नहीं, आत्मकथा के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं कि ईमानदारी कितनी जरूरी है, अगर ईमानदारी का तत्व आत्मकथा में नहीं है तो क्या उसे आत्मकथा माना जाना चाहिए? जोशी जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, आपने हालांकि पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है, लेकिन ईमानदारी की मांग करना किसी भी लेखक से, क्या ये उसके साथ ज्यादती है? जैसा शिवराज सिंह जी ने भी कहा कि तमाम तरह की दुर्बलताएं भी होती हैं एक मनुष्य होने के नाते, और उनसे तमाम दुर्बलताओं से पार पाना किसी भी लेखक, किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं। तो ईमानदारी सबसे बड़ी कसौटी होनी चाहिए क्या आत्मकथा की? मुकेश जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आत्मकथा की कोई स्थायी सैद्धांतिकी नहीं हो सकती। इस पर बड़ा विवाद भी हुआ। अगर कोई सैद्धांतिकी में आत्मकथा को बांधेगा तो उसमें कृत्रिमता आ जाएगी, उसमें सत्यता और ईमानदारी स्वतः ही लुप्त हो जाएगी। पहली बात तो ये, इसलिए इस मामले में जो आत्मकथा का लेखक है या लेखिका है उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने ईमानदारी की बात की। देखिए, अगर आप सचमुच में लेखक हैं तो आपको स्वयं के प्रति और समाज के प्रति ईमानदार रहना ही पड़ेगा। ये ठीक है कि निर्बलताएं रहती हैं, इस पर कोई बहुत और रहेंगी, मतलब उससे आप मुक्त नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप आत्मकथा स्वांत सुखाई के लिए नहीं, आप जो दे रहे हैं वो समाज में जा रहा है। समाज उसको किस तरह से डीकंस्ट्रक्ट करता है। देखिए, राइटर कंस्ट्रक्ट करता है और समाज में देता है, तो उसको एक पाठक किस तरह से डीकंस्ट्रक्ट करता है, फिर बाद में रिकंस्ट्रक्ट करता है, इन तमाम चीजों को। इसलिए अगर वो लेखक स्वयं में ईमानदार नहीं है, इसका मतलब कि वो समाज के प्रति भी ईमानदार नहीं है। लेखक की बुनियादी शर्त ही है ईमानदार होना और समाज के साथ होना। मैंने जैसे कि मैंने काफी आत्मकथाएं पढ़ी, जैसे हमारी वाल्मीकि जी की पढ़ी, झूठन पढ़ी, उसे डॉक्टर तुलसीराम के अपने वो मुर्दैया वो पढ़े। देखिए, जैसा कि शुरू में बच्चन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम परिवेश को डिस्कस करेंगे, चाहे वो स्त्री का परिवेश हो और चाहे वो पुरुष का हो, चाहे वो सवर्ण का हो, चाहे दलित का हो, जब हम परिवेश पे आते हैं तो इसलिए मैंने शुरू में कहा
कि परिवेश में जब आएंगे तो विभिन्न तरीके की जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो शक्तियां हैं, उनका जो इंटरप्ले होता है समाज में, और उस इंटरप्ले से व्यक्ति की चेतना का निर्माण होता है। जब इसका मतलब ये कि व्यक्ति की स्वयं की चेतना ठीक है, लेकिन उसकी निजी संपत्ति नहीं है, समाज की संपत्ति है, तब मैं ये कहूंगा कि जब वो निज के प्रति ईमानदार है, वहीं उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो समाज के प्रति भी ईमानदार है, समय के प्रति भी ईमानदार है। जिस परिवेश में उसका लालन पालन और ग्रूमिंग होती है, उस परिवेश के प्रति भी। तो मैं बुनियादी शर्त, जैसे मैंने शुरू में कहा, ईमानदारी जो होती है, इसलिए मैंने गांधी जी को बीच में लाया। अगर ईमानदारी नहीं है तो वो ना वो अच्छा लेखक बन सकता है और न ही उसकी आत्मकथा अच्छी हो सकती है। मैंने तो अब तक जितने बिल्कुल पाब्लो नेरूदा को, रूसो का कन्फेशन को, शिवराज जी आपने अभी कहा था अभी आपने कहा था कि अगर किसी पाठक में दृष्टि है तो समझ जाएगा कि आत्मकथा ईमानदार है कि नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुसंख्यक पाठकों में ये दृष्टि नहीं होती। वो जो कहा जाता है कि आत्मकथा, उसको आत्मकथा के नजरिए से पढ़ता है और मान के चलता है कि लेखक ने सही सच ही लिखा होगा। तो पाठक से ये उम्मीद करना कि वो ईमानदारी की परख करेगा, जांच करेगा किसी आत्मकथा में, क्या ये पाठक के साथ जाती नहीं है? मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया उनसे। सुधा जी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। देखिए, मैं जोशी जी से सहमत हूँ कि पहले लेखक को ही अपने पक्ष से ईमानदार प्रयास करना होगा, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि हम एक ऐसे समाज में आत्मकथा में ईमानदारी ढूंढ रहे हैं जो एक ईमानदारी की छद्म चेतना जिसे हम कहते हैं उससे घिरा हुआ है। ईमानदारी का फ्रॉड भी बहुत कुछ है। तो इस ईमानदारी के फ्रॉड में, मतलब मिडिल क्लास से आप ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं, दिक्कत यहाँ है। उस मध्य वर्ग से जो एक हाथ से क्रांति का झंडा उठाता है और दूसरे हाथ से सहूलियत बटोरने की कोशिश में लगा रहता है, उससे आप ईमानदारी खोज रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ है। और ये जांचना कि लेखक ने जीवन और लेखन में इस फाक को, जो विचार और व्यवहार का है, कितना कम किया है, ये जांचने का हमारे पास उसके परिवेश को जांचने के अलावा, उसके दोस्तों और समसामयिक दुनिया को जांचने के अलावा और कोई जरिया नहीं रह जाता। तो ये एक कठिन काम है जिसे हम पाठक पर नहीं छोड़ सकते। केवल पाठक ही इस काम को कर लेगा और लेखक की कोई जिम्मेदारी अपने लेखकीय निष्ठा के प्रति नहीं बनती। ये ऐसी कामना करना थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ज्यादती होगी रीडरशिप के प्रति। जैसा आपने कहा कि हमारा हिंदी का पाठक जिसको टेलीविजन ने भूत प्रेत अंधविश्वास से घेर रखा है, वो ये जज करने जाएगा कि लेखक सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। वो तो आप जो कह रहे, अच्छा आत्मकथा हम कोई पढ़ता क्यों है, यहाँ से प्रश्न पूछिए तो आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग आत्मकथा दूसरे के जीवन में झांकने के लिए पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते कि उसकी सराहना करें या प्रशंसा करें या उसके लिखे से कुछ सीख ले। मतलब उत्सुकता जो होती है आत्मकथा को पढ़ने के प्रति, अगर आप केवल परिवेश की, जैसा कि रामविलास शर्मा ने अपनी धरती अपने लोग, उनकी आत्मकथा मैं समझती हूँ कि महत्वपूर्ण आत्मकथा है और उससे सीखना चाहिए कि आत्मकथा हम कैसे लिखें जिसमें केवल स्व ना हो, स्व के साथ समाज का भी पूरा पूरा हिस्सा आए। उनके बाबा से आत्मकथा शुरू होती, हालांकि उस पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति की है कि रामविलास जी ने गलत कहा कि उनके पूर्वज जो हैं वो सैनिक रहे और 1857 में लड़ाई लड़ी, ये सब बातें आपत्ति की है। लेकिन उनका परिवार किसान परिवार था और किसान जो जीवन मूल्य थे वो किस तरह से उनके बचपन को निर्मित करने में सहायक बने और कैसे एक पूरा परिवेश जिंदा हो जाता है ऊंच गांव सानी का। तो ये परिवेश, दूसरा जो उदाहरण है वो तुलसीराम का है। उनकी आत्मकथा को अगर आप पढ़िए तो वहां भूत प्रेत की एक पूरी दुनिया जो जहां उनकी बस्ती थी, वो बताते हैं कि वो वहां कोई आना नहीं पसंद करता था क्योंकि वहां मुर्दे जलाए जाते थे, मुर्दहिया नाम ही था। तो और भूत प्रेत और अंधविश्वास से वो कहानी शुरू होती। तो जिसका जैसा परिवेश है, जिस लेखक का जो परिवेश है, जहां से वो आ रहा है, उस परिवेश को अगर अपने आत्म के साथ वो सहेज पाया तो ईमानदारी का
कम से कम एक बड़ा प्रतिशत वो पूरा कर पाता है। अन्यथा केवल जी। मैं और मैं का ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना हो, रूपांतरण कहीं ना हो, मैं बदले नहीं, जो था जी जहां से चला और वहीं खत्म हुआ, तो उस आत्मकथा का मैं नहीं बिल्कुल। तो समझती कुल कि कोई मिला के ये सामाजिक कह मूल्य। सकते हैं कि लेखकों से अगर आत्मकथा लिख रहे हैं तो ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। जितना ज्यादा ईमानदार होंगे उतनी अच्छी आत्मकथा बाकी और गुणों के अलावा भी जरूरी है, क्योंकि आप पाठकों को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। आत्मकथा के नाम पर झूठी चीजें नहीं परोस सकते हैं, ये उनके साथ अन्याय है। और ना उनसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो खुद तय करें कि क्या सही है और क्या गलत है, जबकि पैकेजिंग उसकी आत्मकथा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बल्कि शिवराज सिंह जी का भी, जो इस बहस में ठीक से भागीदारी नहीं कर पाए। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। और अब वक्त है पुस्तक समीक्षा का। वरिष्ठ कथाकार मीरा कांत का चौथा कहानी संग्रह ताले में शहर में कुल 5 कहानियां हैं, मगर पांचों बिल्कुल अलग हैं और गहराई तक छू लेने वाली हैं। कहानियां चाहे वो पेंडेमिक हो या फिर ताले में शहर, समाज में मौजूद तमाम तरह की बेचैनियों और घुटन को सामने लाती हैं। वरिष्ठ समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपूर्वानंद जी कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल है, ये ताले में शहर 5 कहानियां, पांचों कहानियां अलग अलग मिजाज की, लेकिन बहुत गहराई से, बहुत तन्मयता से लिखी गई कहानियां, एक विचलित करने वाली कहानियां, बहुत सारा दर्द समेटे हुए कहानियां। आप क्या कहेंगे? हाँ, मीरा कांत का यह जो संग्रह है कहानियों का, ताले में शहर, आप भी दिखा सकते हैं, हिंद युग जी। से प्रकाशित हुआ है, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और सिर्फ 5 कहानियों का संकलन है, छोटा संकलन है। आप इसे एक बैठक में पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं कि एक बैठक में पढ़ने के बावजूद ये कहानियां गहन हैं, थोड़ी गझिन भी हैं, जिनको आप गझिन कहते हैं, इनकी बनावट गझिन है। और यह एक साथ समय, काल का एक बहुत बड़ा विस्तार पार करने की कोशिश करती हैं। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पांचों कहानियों का, लेकिन पांचों कहानियों में एक आपको दिखलाई पड़ता है समकालीनता, जो समकालीन समय है, बल्कि समकालीन भी नहीं, जो अभी तात्कालिक समय है महामारी का, उसकी पृष्ठभूमि बहुत स्पष्ट है। और जिन दबावों या तनावों या सवालों से हम सारे लोग गुजर रहे हैं, ये कहानियाँ उनसे अपने तरीके से जूझती हैं, बिना कहानीपन के धर्म को की बलि चढ़ाए हुए वे इन सवालों से जूझती हैं, उनसे वे कतराती नहीं हैं, और वे किसी दूसरे समय में जाकर रहना नहीं चाहती हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है। जी। तो ये शीर्षक कहानी जो है ताले में शहर, ये दरअसल 1918 में आई स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी, जिसको हम आज कोरोना के रूप में देख रहे हैं, उस समय उस बीमारी ने क्या कहर बरपाया था और उस समय के लोगों का क्या संघर्ष था, उसमें हम आज के समय की छवि को देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने बड़े गहराई से, और मुझे लगता है कि 1857 को जोड़कर और अंग्रेजी राज की क्या खामियां थी, किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम को लिया, और हमारी आज की जो हुकूमत है वो किस तरह से व्यवहार कर रही है, आप अपने आप जोड़कर उसको पढ़ते चले जाते हैं। हाँ, इस कहानी की खासियत यही है, लेकिन एक संघर्ष भी है। और मुझे लगता है हमें कहानियों को पढ़ना चाहिए तो सिर्फ यह देखने के लिए कि नहीं कि वे सफल हैं कि नहीं, बल्कि ये कि वे क्या संघर्ष कर रही हैं। उसमें हो सकता है पूरी तरह सफल ना हो, जैसे ताले में शहर कहानी में ही मैं यह संघर्ष देखता हूँ। उस पर बहुत स्पष्ट रूप से आज की महामारी की छाया है, उस पर बहुत स्पष्ट रूप से, जैसे दूसरी कहानियों में भी जो असाधारण सुरक्षा कानून हैं बनाए जा रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट या इस तरह के कानून, जिनको लोगों ने
रॉलेट एक्ट के बराबर के कानून या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो अतीत में जाकर उस वक्त की बात करके हम कैसे अपने समय को समझ सकते हैं, यह संघर्ष इस कहानी में दिखाई पड़ता है और वो मुझे ज़्यादा मूल्यवान प्रतीत होता है ताले में शहर में। इसलिए भी कि जैसा हम पिछले सारा राय की कहानियों पर बात करते समय भी नोट कर रहे थे कि आपकी कहानियों के पात्र किस समुदाय से आते हैं। और इस कहानी में जो पात्र हैं वे मुसलमान हैं ज़्यादातर ताले में शहर में, लेकिन वह तथाकथित मुसलमान सवाल यहाँ नहीं उठ रहा है। तो आप एक प्रतिनिधि, जिसको प्रतिनिधि व्यक्ति कहते हैं, जिसका नाम रमेश, मुकेश, अपूर्वानंद इस तरह का होगा, उसकी जगह साबिर या कामरान, ये आपकी कहानी के पात्र हो सकते हैं और उनके जीवन के जो आचरण हैं, उनसे जुड़े हुए जो शब्द हैं, वे आपके सामने आ सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक दायित्व है जिसे भी यह कहानी पूरा करती है। उस दृष्टि से भी मुझे सारा राय की कहानी की तरह ही यह भी उस दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है। और इसके बरक्स अगर पहली कहानी जो पेंडेमिक के नाम से है उसको रख कर देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? उसमें एक जो उसका मुख्य किरदार है वो सिंहगढ़ के किले को देख रहा है, पुणे में घूम रहा है, तिलक को याद कर रहा है, उस जमाने को याद कर रहा है, वो अमेरिका जाकर बस गया है। और उसी बीच में पेंडेमिक का एक दूसरा पहलू जो इस तरह की पेंडेमिक नहीं है, एक वैज्ञानिक का संघर्ष और उसमें परास्त होना और खुदकशी कर लेना और उससे पूरा जो विचलन पैदा हुआ है, इसको कैसे देखा जाए? पहली कहानी इसलिए काफी महत्वाकांक्षी है कि वो बहुत सारी दुविधाओं को उठाना चाह रही है। यानी एक वैज्ञानिक का धर्म, एक वैज्ञानिक कैसे जीवन जीता है, उस वैज्ञानिक की हताशा जिसमें वह आत्महत्या तक पहुंच जाता है, वैज्ञानिक और राज्य सत्ता के बीच का संबंध, जिसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वैज्ञानिक का कार्य ज्ञान का सृजन करना है, निर्माण करना है, सत्य बतलाना है, लेकिन कैसे वह सत्य नहीं बता पाता है। और इसके उदाहरण दुनिया में न जाने कितने हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें वैज्ञानिक सत्य जानते तो हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, क्योंकि सत्य को बताने का अधिकार राज्य सत्ता अपने पास रखती है और उसमें वह कितना लाचार हो जाता है। तो दो उपाय हैं, या तो वह उसका अनुयायी हो जाए या फिर वह करे जो इस कहानी में दिखलाई पड़ रहा है, खुदकुशी करनी। तो और यह कहानी इस समय भी जो महामारी को लेकर बहुत सारी बहसें हुई, वायरस का उद्गम, वैक्सीन का बनना, उसमें क्या आप सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, राज्य सत्ता ने एक बार अगर घोषणा कर दी किसी एक चीज के बारे में तो आप उसके बरक्स कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। इन सारे प्रश्नों को यह उठाती है और इसके साथ ही जैसा आपने कहा कि एक कुशल कथाकार की तरह वे बीच में इतिहास को लाती हैं, सिंहगढ़ का किला या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उस समय महामारी से कैसे जूझा जा रहा था और स्थानीय लोग उस तरीके से कैसे लड़ रहे थे, यह सब कुछ भी इस बीच में आता है। तो जी। कहानी बहुत महत्वाकांक्षी है। मुझे सिर्फ जिस चीज से उलझन हुई वो ये कि वे क्या उस महत्वाकांक्षा को संभाल पाती है कि नहीं पाती है, यह एक प्रश्न। जी जी। और दूसरी कहानियां जैसे सबसे लंबी लड़की और उल्टी सीटी, इसमें जो महिलाओं का संघर्ष है, महिलाओं की पीड़ा है, महिलाओं का उत्पीड़न है, उसको दिखाया गया कि किस तरह से पुरुष सत्तात्मक समाज में महिलाओं को एक किस तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है और वो किस तरह की मनोदशाओं से गुजरती है। इसका बहुत बारीक विश्लेषण करने में मीराकांत कामयाब रही है, ऐसा मुझे लगता है। आपने क्या महसूस किया? हाँ, फिर इसमें जैसे आप जो बच्चों का यौन शोषण होता है उनके घर में, वह उसके चित्र आपको इसमें दिखलाई पड़ते हैं। उसका उनके
उन पर जो मानसिक असर पड़ता है, मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, जो उनको पूरी तरह से तोड़ देता है और उनको पूरे जीवन उनको प्रभावित करता है, और इसलिए यह एक बड़ा अपराध है। यह इस कहानी में, और जिन्हें आप असामान्य औरतें कहते हैं, वे असामान्य या पागल औरतें आप कहते हैं, वे क्यों पागल हैं, और उसमें आपके समाज की क्रूरता कितनी अधिक है। तो कई प्रश्न उठे हैं, जैसे मानसिक अवसाद जैसा प्रश्न है, या बाल बच्चों का यौन शोषण प्रश्न है, पारिवारिक संरचना, उसमें लड़की की हालत अभी भी कैसी है। तो यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है, जबकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अब यह अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन सारा राय हों, मीरा कांत हों, जसिंदा केरकेट्टा की कविताएं हों, जिसमें वह कहते हैं कि हर स्त्री को अपनी कहानी लिखनी चाहिए, तो यह कहानी अभी पूरी तरह से कही नहीं गई है, और इसमें ये 2 कहानियां अपनी भूमिका अदा करती हैं, और इसलिए उनको पढ़ा जाना चाहिए। और उल्टी सीटी जो कहानी है, उसको आपने किस तरह से एनालाइज किया, कैसे उसको देखा है? उल्टी सीटी, जिसमें गांव की एक महिला को इलाज के बहाने लाया जाता है क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकी है, हाँ, और वही छोड़ दिया तो, जाता है, फिर उसका तो अपना संघर्ष। हम इन्हीं दोनों कहानियों की बात कर रहे थे। सॉरी, हाँ, उल्टी ये सीटी, जी सब जी, जिसमें प्लीज मछली है ना, जी उल्टी सीटी कहानी जिसके पात्र मछली है, जी जिसको गांव से लाया जाता है और उसका पति इलाज कराने के बहाने लाता है और गायब हो जाता है, और उसके बाद वह एक तरह की नर्स बन के रहती है, जो सफाई करती रहती है। नहीं, इस कहानी का नाम लंबी औरत है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं हम। उल्टी सीटी उस जो आपने पहले जिस कहानी का जिक्र किया उसका शीर्षक है, ये लंबी औरत कहानी है जिसमें आपने मछली के किरदार का हाँ, जिक्र किया। जी मछली लंबी औरत वाली कहानी है, और दूसरी जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे थे वो उल्टी सीटी है। जी तो यह जो उल्टी सीटी कहानी का जिक्र मैं पहले कर रहा था कि ये सारे ये प्रश्न जिनकी हम बात कर रहे थे, वे प्रश्न क्यों जीवित हैं। मैंने बाल यौन शोषण की बात की, मैंने मानसिक अवसाद की बात की, जो उसके चलते, और एक पूरी विकृति जो व्यक्तित्व में आ जाती है, जिसको लोग स्त्री की विकृति मानते हैं। तो यह प्रश्न इस कहानी में उठाया जाता है, लेकिन मैं जैसा पहले कह रहा था कि यह कहानी फिर जिस महत्वाकांक्षा को लेकर चलती है, मुझे ऐसा लगा कि उसे वो पूरा नहीं कर पाती है, उल्टी सीटी कहानी। जी, क्योंकि ऐसा कहानी क्यों में लगा आपको? प्रश्न उठते हैं, लेकिन वह कहानी बहुत सारे ब्यौरों में और सिद्धांतीकरण में उलझती सी प्रतीत होती है, और इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है कि जी वह क्यों मुझे उलझ गई कहानी लगती है। लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि उल्टी सीटी कहानी को और ज़्यादा वक़्त दिया जाना चाहिए था, मेरा जी, लेखक। और लंबी औरत जिसमें मछली के किरदार की आप बात कर रहे थे। हाँ, मछली का किरदार जो आती है शहर में और छूट जाती है, और फिर अस्पताल में काम करते हुए जीवन गुजारती है, और जिसका अंत ये होता है, और मैं उसको पढ़ना चाहूँगा कि वो छूट नहीं जाती उसमें, है, वो छोड़ दी जाती है जानबूझकर, एक सुनियोजित ढंग से गांव से हाँ, इलाज के बहाने लाई जाती है और वो और छोड़ छोड़ा के जाता चला है। जाता है। हाँ, ये जी मैं जैसा मैं पहले कह रहा था कि उसको छोड़कर उसका पति चला जी जाता है, भाग जाता है, और वो जी वहाँ फँस जाती है, लेकिन उसके बाद वो तय करती है कि वो यह काम करेगी, है ना? और इसलिए एक तरह से वो खुद को हासिल करती है, यह काम करते हुए। कभी-कभी उसको लगता है कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी नाली हो गई है, लेकिन फिर जैसा वो कहती है कि उसे लग रहा है कि ये सारी गंदगी खाद बन रही है, यानी एक नई ज़िंदगी
बनाने का काम वो कर रही है। इतनी इतनी हजार औरतों की उसने देखभाल की है, उनकी परिचर्या की है, यह बात वो देखती है। और अंत में जो रहीम का दोहा माती पड़ती है, जाल परे जल जाति बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़न छो। और वो कि जाल जब फेंका जाता है तो जल तो मछली को तोड़ छोड़कर बह निकलता है, पर मछली जल का मोह नहीं छोड़ पाती और तड़प कर मर जाती है। इसलिए उसका मोह छोड़ सब छूट जाता है। और वो कहती है कि मैं तुम्हारी रहीम की मछली नहीं हूं, जल ने मुझे छोड़ा तो मैंने भी उसे कूड़े में फेंक दिया और मैं आज तक मरी नहीं। तो मैंने अपने महत्व को पहचान लिया है। और फिर यह कहती है कि मैं भी तो क्या कम लंबी थी। तो ये जो लंबाई है, ये चरित्र के कद की लंबाई है। जी और इस दृष्टि से इसका नाम भी मछली, इस चरित्र का नाम और कहानी मुझे लगा कि ये एक ऐसी कहानी है जिसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर ये कथा संग्रह आपको कैसा लगा? मुझे ये कथा संग्रह पठनीय लगा। और जैसा मैंने कहा कि यह निष्कर्ष देने की जगह या यह कहने की जगह कि यह अच्छा है या बुरा है, हमें यह देखना चाहिए कि कहानीकार किस तरह के संघर्ष से गुजरती है। जो कथाकार हैं वो अपने कहानियों में किस तरह का संघर्ष कर रही है। वो एक तरह का रचनात्मक संघर्ष है जिसमें वे अपने समय से जूझ रही हैं क्योंकि वो उससे निकल नहीं सकती हैं। वे अतीत में जाकर देखने का प्रयास करती हैं कि क्या मैं अतीत से इस समय को देख सकती हूँ, और वो एक कथा का निर्माण करने का प्रयास करती हैं। उस बीच में कहानी कई बार उलझती भी है, कई बार सपाट होती हुई भी नजर आती है। मेरे लिए वह संघर्ष अधिक महत्वपूर्ण है कहानी के सफल असफल होने से ज्यादा। और वह कहानी भी हम न भूलें, क्योंकि हमने सारी कहानियों का जिक्र किया, लेकिन वह कहानी जो ज़ब्तशुदा सेंसरशिप से जुड़ी हुई है, ज़ब्तशुदा जी, और 1938 यानी 30 से 40 के दशक के बीच के हिंदुस्तान की कहानी है। और वह एक तरह से उस कहानी में एक निजी कहानी भी चलती रहती है। यह भी हम देखते हैं कि जब लोग सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं तो उनका एक अंतर जीवन भी है जो बाहर से दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी कहानी भी कही जानी चाहिए। आत्मीय संबंध कैसे बनते हैं, यह क्रांतिकारी आंदोलनों में हमने अक्सर देखा है, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों भी होता है। और यह कहानी भी एक तरह से आज के सवाल को उठा रही है कि सेंसरशिप, देशद्रोह का कानून, पत्रकारों का जेल जाना, संपादकों का जेल जाना, लेकिन उस तरीके से यह प्रासंगिक कहानी नहीं है, यह उसी समय की कहानी है। मुझे प्रायः यह लगा इन सारी कहानियों को पढ़ते समय कि एक प्रकार की निबंधात्मकता कहानियों में है, क्योंकि ब्यौरे दिए जा रहे हैं पिछले समय के, और वह कोई नकारात्मक बात नहीं है, लेकिन यह देखने की चीज है कि क्या वह कहानी को मदद कर रही है या रुकावट बन रही है। लेकिन वह एक युक्ति है जिसका इस्तेमाल मीराकांत कर रही हैं, और उसमें कहीं झोल नहीं है, यानी उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ वे रखने की कोशिश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी, इस कथा संग्रह की समीक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। ताना बाना में हमारी लगातार कोशिश रहती है कि हम आपको देश के बाहर छपने वाली किताबों के बारे में भी जानकारी देते रहें। आज हम एक ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। किताब का नाम है बुक थीफ और उसके लेखक हैं मार्कस जुसाक। युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी इस किताब के बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक प्रियदर्शन। आज जब यूक्रेन पर रूस ने हमला कर रखा है और सारी दुनिया देख रही है किस तरह महत्वाकांक्षी शासकों के मंसूबे की वजह से इंसानियत दांव पे लग जाती है, तब मुझे वो किताबें याद आ रही हैं, वह साहित्य याद आ रहा है जो युद्ध और उन्माद के खिलाफ, जो नफरत के खिलाफ
मानवता का एक भाष्य रचता है। ऐसी एक किताब है द बुक थीफ। ये किताब 2004 में छपी है। इसके लेखक हैं मार्कस जुसाक। ये किताब 1939 से शुरू होती है, जब जर्मनी में हिटलर का प्रोजेक्ट चल रहा है। एक तरफ राष्ट्रवादी जुनून, उसका उन्माद, और दूसरी तरफ यहूदियों के सफाए का उसका इरादा। इन दोनों के बीच जैसे वो विश्व युद्ध में उसने जर्मनी को झोंक रखा है, लेकिन जिस समाज पे उसका शासन है, उस समाज में बहुत सारे लोग चुपचाप, कई बार बेखबरी में भी, बिल्कुल इंसानियत के तकाजे से जैसे उसकी राजनीति को धत्ता बता रहे हैं, उसके मंसूबों को धत्ता बता रहे हैं। किताब शुरू होती है एक ट्रेन यात्रा से। 11 साल की बच्ची है जो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ सफ़र कर रही है। बच्ची के छोटे भाई की ट्रेन में ही मौत हो जाती है। उसको जहाँ दफनाया जा रहा है एक अनजान जगह, वहाँ वो बच्ची एक किताब उठा लेती है, द ग्रेव डिगर्स नोटबुक। यह कब्र खोदने वाले के हाथ से गिर गई किताब है। बच्ची पढ़ना नहीं जानती है, लेकिन ये किताब उसके लिए 2 चीज़ों की याद है। अपने भाई की आखिरी स्मृति की, और दूसरी अपनी माँ की, जिससे वो आखिरी बार एक ऐसी जगह मिल रही है। खैर, वो दूसरे परिवार में आ जाती है जहाँ उसको गोद लिया गया है। वो परिवार भी गरीब परिवार है, और वहाँ जो मुखिया है वो एक एकॉर्डियन बजाने वाला है, जो 20 साल पहले फौज में था और उसकी पूरी टुकड़ी मारी गई थी। उसके दोस्त ने उसे ये एकॉर्डियन दिया था, एकॉर्डियन बजाना सिखाया भी था। वो पेंटर भी है। ये छोटा सा परिवार जिसमें एक कर्कश माँ है, वो पेंटर बूढ़ा है, और ये बच्ची है। ये रह रहे हैं उस पूरे मोहल्ले में, उस पूरे इलाके में और भी लोग हैं। एक और किरदार है जो जेसी ओवेंस का फैन है। उस जर्मनी में जहाँ श्वेत दुराग्रह और पूर्वाग्रह अपने चरम पर थे, वहाँ जेसी ओवेंस का फैन होना आसान काम नहीं है। लेकिन वो ऐसा दीवाना था कि उसने अपने पूरे शरीर को काले रंग से रंग कर स्टेडियम में दौड़ लगाई थी। बाद में उसे वहाँ की छात्र सेना में दाखिल होना पड़ता है, जो सबके लिए एसेंशियल है। वहाँ वो पिटता है, मार खाता है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो पूरा का पूरा राष्ट्रवादी उन्माद है, उसके विरुद्ध वो इंसानियत के एक मशाल की तरह बचा हुआ है। तो ये पूरा उपन्यास बताता है कि किस तरह उस जर्मनी में यहूदी नरसंहार की प्रक्रिया जारी थी, किस तरह यहूदियों को बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, और इसके बावजूद, हिटलर की सेना के अत्याचार के बावजूद, बहुत सारे लोग थे जो चुपचाप उन यहूदियों के साथ खड़े होते थे। इस घर में, इस बच्ची के घर में, उस एकॉर्डियन बजाने वाले का दोस्त जो मारा जा चुका था, जो यहूदी है, उसका बेटा आकर छुपता है। वो कई महीनों तक उसको अपने तहखाने में छुपाए रखते हैं लोग, और इस बीच वहाँ युद्ध के बादल लगातार हैं, बम गिर रहे हैं। कई बार पूरे मोहल्ले को बंकरों में जमा होना होता है। ये जो बुक थीफ है, पुस्तक चोर है, उसकी ज़िंदगी में और भी किताबें आती हैं। एक मेजर के यहाँ जहाँ वो कपड़े उठाने जाती है, मेयर है, उसकी पत्नी देख लेती है कि किताब भी चुरा रही है। वो उसको चुपचाप अपने यहाँ बोलती है कि तुम आकर किताब पढ़ो। तो उसे अच्छे किरदार भी मिलते हैं। एक जगह किताबें जलाई जा रही हैं, वहाँ भी वो एक जलती हुई किताब उठा के ले आती है। इस तरह उसके पास किताबें जमा हो रही हैं, और चुपचाप उसने पढ़ना सीखा है अपने पिता की बदौलत, जिसने उसको गोद लिया है। और एक बंकर में जब पूरा मोहल्ला बिल्कुल बेचैन है, बदहवास है, रो रहा है, ये लड़की धीरे धीरे एक किताब पढ़ना शुरू करती है। वो उसका पाठ अचानक एक एक कर सबको आकृष्ट करता है। अचानक लगता है कि शब्दों के जादू ने मृत्यु की छाया को दूर कर दिया है। अचानक लोग बहुत तन्मयता से उसको सुनने लगते हैं। ये घटना दोबारा घटती है। अब बहुत दिलचस्प है कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया, जो उससे बहुत नफरत करती थी पूरे परिवार से, वो इस बच्ची को बुलाती है कि कृपया तुम आके मुझे बीच बीच में किताबें सुनाया करो। वो जाती है, उसको कहानियाँ सुनाती है। तो इस तरह ये उपन्यास बढ़ रहा है शब्दों की दुनिया का और युद्ध की दुनिया के बीच का। एक दिन उसके मोहल्ले में जब बम गिरता है, सारे लोग मारे जाते हैं, बच्ची तहखाने में किताब पढ़ रही है। वो पाती है जब निकलती है बाहर कि उसको शब्दों ने बचा लिया, लेकिन उसे ये ख्याल भी है कि शब्द जो हैं, इन्होंने हिटलर को बनाया भी है।
इन्हीं शब्दों ने उसको जिंदा रखा और इन्हीं शब्दों की बदौलत हिटलर इतना ताकतवर हुआ है। तो कहीं ये पूरी किताब बड़ी मार्मिकता से मनुष्यता के मर्म को पहचानती है, हमें युद्ध के विरुद्ध, हमें महान शासकों की महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध, बिल्कुल आम आदमी की छोटी छोटी इच्छाओं, उसके बहुत मानवीय किस्म के उसके आवेगों के बारे में बताती है। और इतने बरस बाद ये किताब जो हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और दूसरे विश्व युद्ध को आज के युद्ध से जोड़ के देख रहे हैं, तो पता चलता है किताब कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत दिलचस्प किताब है। मेरा अनुरोध होगा कि आप इसे पढ़ें। धन्यवाद। और अंत में सुपरिचित कवि विजय विशाल का काव्य पाठ। हिमाचल निवासी विजय विशाल का एक कविता संग्रह चींटियां शोर नहीं करती हैं प्रकाशित हो चुका है। सभी को नमस्कार। मेरे पहली कविता है भीड़ तंत्र। वे बहुत सारे थे भीड़ की तरह, उनमें से कुछ मंच पर जा चढ़े और बकने लगे उठपटांग। अपनी बाचालता से वे जनप्रिय नेता हो गए। कुछ ने थाम ली कलम और लिखने लगे ऊल जलूल। अपने गिरोह की बदौलत जल्दी ही वे बन गए प्रतिनिधि साहित्यकार। कुछ ने बुद्धिजीवियों का रूप धरा और गढ़ने लगे कला संस्कृति की नई नई परिभाषाएं। कुछ धर्म रक्षक बन सरे राह खींचने लगे लोगों की खाल। कुछ राष्ट्रवादी बन करने लगे संविधान की नई नई व्याख्याएं और विपक्षहीन लोकतंत्र की स्थापना के लिए कुचलने लगे असहमतियों के स्वर। इतना तो तय है कि आसान नहीं होता एक देश के लोगों को भीड़ में धकेलना। वर्षों लगे हैं उन्हें एक लोकतांत्रिक होते समाज को भीड़ में बदलने के लिए। जो नहीं होना चाहते भीड़ का हिस्सा, उनके हिस्से पहले आती हैं गालियां, फिर गोलियां। दूसरी कविता है विचारहीन दुनिया में। वे बड़ी तल्लीनता से पढ़ाते रहे उन्हें अ से अनार, आ से आम, जिनके हिस्से कभी अनार आया ना आम। वैसे पढ़ाने को तो वे कबीर भी पढ़ाते रहे तमाम उन हथकंडों के साथ जिनके विरोध में खड़ा है कबीर। ऐसे ही गांधी को भी रखा है उन्होंने पाठ्यक्रम के उसी दायरे में जिसमें संविधान की अलग अलग व्याख्या के साथ कानून की गलियों में घूमता रहता है अंबेडकर। जिन विचारकों ने कहा अ से अनार नहीं अधिकार पढ़ाया जाए, आ से आम नहीं आग पढ़ाया जाए, क से कलम के बदले पढ़ाया जाए कलम, और ह से हलवाई के चित्र की जगह पुस्तक में दिखाया जाए हल जोतते किसान का चित्र। टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर कर दिए गए वे बहिष्कृत। इस विचारहीन दुनिया में आसान नहीं होता शब्दों के नए अर्थ गढ़ना या पुरानी किताबों को नए दृष्टिकोण से पढ़ना। तीसरी कविता है कारोबार। वे जानते हैं आपदा को अवसर में बदलने की कला। वे जानते हैं आपदा को अवसर में बदलने की कला। वे आपदा पैदा करने की कला भी जानते हैं। इसी कला के चलते पहले उन्होंने रोटी पे कब्जा किया, फिर भूख पैदा करने निकल गए। भूख की खेती करते उनके हाथ लगी पानी की फसल। उन्होंने पानी पर कब्जा किया और प्यास पैदा करने निकल गए। भूख और प्यास की फसल जब खूब लहलहाने लगी तो उनकी नजर से हवा भी बच न सकी। उन्हें लगा हवा भी शामिल होनी ही चाहिए कारोबार में। तब उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, वेंटिलेटर बनाए
फिर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पैदा करने निकल गए। धन्यवाद। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।